आजाद बोल इंडिया पर इवनिंग न्यूज आप देख रहे हैं। 650 अमरीकी फौजी या तो ढेर हुए हैं या जख्मी हो गए हैं, ये ईरान का दावा है। और दावा ये भी है कि ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है समंदर में। 3 मार्च को ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट देख लीजिए, जो ये बता रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ लेती दिख रही है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो अब जारी है, उसके महज पहले 2 दिनों में ही उसके मिसाइल और ड्रोन्स हमलों में 650 से ज़्यादा अमरीकी फौजी या तो मारे गए हैं या सीरियस तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। कोई एक क्लेम नहीं है, कैजुअल्टीज़ में मारे गए और ज़ख्मी दोनों उन्होंने बता दिया है। IRGC के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी के मुताबिक बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट नेवी के हेडक्वार्टर समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक हमले में ही करीब 160 अमरीकी फौजी मारे गए या जख्मी हुए। बहरीन में हुए एक हमले में ही, ये ईरान की IRGC का दावा है। ईरान का ये भी दावा है कि उसकी नेवी ने USS अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के साहिल से पीछे हटकर, ईरान की कोस्ट से पीछे हटकर हिंद महासागर की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ लौटना पड़ा, भागना पड़ा। हालांकि ये याद रखिए कि जंग में दावे होते हैं, ये IRGC का दावा है। अमेरिका की तरफ से इन आंकड़ों की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये दावे ज़मीनी हकीकत के करीब भी निकले तो ये टकराव अमेरिका और ईरान के मुकाबले को एक बहुत बड़ी और लंबी जंग की तरफ धकेल सकता है। हाँ, याद रखिएगा, अमेरिका ने अपने लोगों से सऊदी अरब, UAE, इसराइल और कुवैत जैसे मजबूत मुल्कों समेत मिडिल ईस्ट के 14 मुल्कों को फ़ौरन छोड़कर कहीं और जाने का हुक्म दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट खाली करवा रहा है अमेरिका अपने लोगों से। ये डर बताता है कि नुकसान बड़ा हुआ है जो बताया नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने अमेरिका से ईरान पर हमले का हिसाब मांगा है। बोले सबूत दो न्यूक्लियर मामले पर। ईरान पर हुए हमलों के चौथे दिन रशिया मैदान में आया और अब ज़ोरदार और साफ लफ्ज़ों में अमेरिका और उसके एलाइज से एक बड़ा और बुनियादी सवाल पूछ डाला है। रूस के विदेश मंत्री यानी पुतिन के बदले जो सबसे बड़ा चेहरा है, सर्गेई लावरोव, उसने कहा है कि अब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं दिखा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रहा था। है तो सबूत दो। उन्होंने कहा यही वो रीज़न बताया जा रहा है जिसकी बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल के साथ ही पूरे ईरान को तहस नहस कर दिया। सर्गेई लावरोव ने वार्निंग भी दी कि ये जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। इस हमले के नतीजे पूरे मिडिल ईस्ट के दूसरे अरब पड़ोसियों को भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के लिए हिम्मत दे सकते हैं। क्या ये इशारा था ईरान न्यूक्लियर मामले पर कुछ करने जा रहा है? नहीं, सबूत मांगे जा रहे हैं। तो फिर न्यूक्लियर रेस क्यों होगी अरब मुल्कों के बीच? चलिए छोड़िए, सुन लेते हैं। अभी सर्गेई लावरोव का कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा और बढ़ा दिया है और ये सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है। दोस्तों, ये बयान दिखाता है कि रूस ने अमेरिका और इसराइल की बहानेबाजी को चैलेंज कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ लोकल टकराव नहीं बल्कि एक बड़े न्यूक्लियर साए के तहत फैल रही है। इसका दायरा बढ़ रहा है। इन 2 बड़ी खबरों के बाद छोटे छोटे पैमाने में कुछ खबरें देख लीजिए। स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खास बंदा और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे मजबूत बंदा, एनवॉय विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में सीधे क्या कहा कि ईरान ओपनली एडमिटेड टू हैविंग इनफ 60% एनरिच्ड यूरेनियम टू क्रिएट न्यूक्लियर मटेरियल। असल में हुआ क्या है, इनको बुरा लग गया है। जेनेवा में जो बातचीत चल रही थी हमले से पहले, वहां ईरान ठसक के साथ कुर्सी पर बैठा, खुद ये कह रहा है, और ईरान ने बैठते ही कहा कि 460 किलोग्राम हमारे पास यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच्ड है। और ये कहते हैं कि बेशर्मी के साथ, विटकॉफ कहता है कि ईरान का जो विदेश मंत्री आया, जो डेलीगेशन और दूसरा बंदा आया, उसने बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहा कि हमारे पास 60% तक 450 किलो से ज़्यादा यूरेनियम है और वह ये जानता था उससे 11 न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं। बस ये बात सही नहीं लगी हमें और हमने फिर और बोले मैं तो था। जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद था,
उसके सामने ईरानियों ने ठसक दिखाई। उन्होंने फ़ोन किया, पापा पापा ऐसा हो गया है। पापा ने कहा अच्छा आ जाओ बातचीत करके। पापा ने फिर कर दिया जिसके लिए वो तुले बैठे थे, हमला कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ठसक के साथ, और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो 90% एनरिच यूरेनियम तक पहुंच जाते। अब वो क्या बोल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना, कुछ ही महीनों में बस तैयार हो जाता, और इसीलिए हमला करना जरूरी था। नेतन्याहू करीबन 20-30 सालों से यूएन के पोडियम पर और न जाने कहां का ये चिंघाड़ता हुआ आ रहा है एक पागल हाथी की तरह कि ईरान 1 हफ्ते में बम बना लेगा, ईरान 2 महीने में बम बना लेगा, कभी महीने कभी दिन। ये पिछले 30 साल से आरआर चल रहा है, रेड लाइट रोना। और आपको मैंने एक मजाक में एक बताया था, एक मैंने तस्वीर देखी, बोले ये स्क्रिप्चर है 6000 साल पुराना यहूदी स्क्रिप्चर है, निकला है जमीन से। बोले इस पर क्या लिखा है पता है? 6000 साल पहले लिखा गया था ईरान 1 हफ्ते में न्यूक्लियर बम बना सकता है। ये वही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला झूठा किस्सा है जिससे इराक को तबाह। असली जंग है ईरान के तेल की, जैसे इराक के तेल की थी। ईरान की जमीनों के अंदर जो छुपे हुए अभी गैस रिजर्वॉयर्स है उनकी, ईरान की जमीन के नीचे बहुत खजाने हैं। ईरान पर पाबंदियां ईरान ने निकाले नहीं, उन्हें बेचते क्या? ईरान ने निकाल कर अपनी जमीनों को खोखला नहीं किया, ये उसकी जंग है। और आप सोचिएगा एप्स्टीन फाइल्स की तरफ से बिल्कुल दिमाग हट गया सबका। एप्स्टीन फाइल में क्या हो रहा था? प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार हो गया, बिल गेट्स ने माफी मांग ली, हिलेरी क्लिंटन की पेशी हो गई, बिल क्लिंटन को जवाब देना पड़ा, पेशी हो गई, और कई लोगों, एक आज की और गिरफ्तारी हुई, एम्बेसडर टाइम जो अमेरिका में एम्बेसडर रहे एक आध मुल्क के, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब एप्स्टीन फाइल से ध्यान हट गया है, ईरान वॉर पर फोकस है, हम खुद फोकस है, गजा की खबरें भूल गए, ढूंढ रहे हैं तो गजा की खबर नहीं मिल रही। इसे कहते हैं शिफ्टिंग। सब शिफ्ट हो गए। आप सब क्या जानना चाहते हो? ईरान के बारे में जान रहे हो? पूरी दुनिया शिफ्ट हो चुकी है। फिलहाल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की सैटेलाइट इमेजेस आई हैं सामने, इस पर हमला हुआ है। इतने बड़े हमले हुए, आयतुल्लाह खामनेई की इतनी बड़ी खबर आई सामने कि सारी खबरें छुप गई कि ईरान में हुआ क्या क्या। ये हुआ, सैटेलाइट इमेजेस बता रहे हैं कि नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भारी तबाही हुई है, और ये 1 और 2 मार्च को हमले हुए थे। 3 मार्च में खबरें आ रही हैं, हमने आपको सुबह भी बताई थी। तो न्यूक्लियर चिल्ला तो रहे, न्यूक्लियर पर उन्होंने हमला कर दिया। अरे तुम्हारा मकसद हल हो गया, तुम्हें न्यूक्लियर से प्रॉब्लम थी, तबाह कर दो सबको। फिर आप किसे मार रहे हो? आप स्कूल में बच्चों को मार रहे हो, आप अस्पतालों पर बम गिरा रहे हो। हैरत कर देने वाली तस्वीरें। आज तेल अवीव की तस्वीरें देख लीजिए, ईरान भी हमले नहीं रोक रहा है। आज तेल अवीव में जो ये तबाही मची, ये शाम 5:37 की तस्वीरें 3 मार्च की सर रिलीज हुई हैं। हमला उससे 1 आध घंटे पहले हुआ हो। तो तेल अवीव की सड़कें धुआं हैं। ईरान जमकर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान पर क्या हमले नहीं हो रहे? आज ईरान में एक और अस्पताल पर हमला हुआ, और ये बू शहर का हॉस्पिटल है। कल आई थिंक गांधी हॉस्पिटल पे हुआ था। बू शहर, मैंने आपको आगे दिखाऊंगा नहीं, बच्चे इंक्यूबेटर में पड़े हुए हैं इतने से। ये यहां क्या हो रहा था? आप कहते हो हम स्कूल, हम तो सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज पर हमला। ये मिलिट्री फैसिलिटी है, नेसेंट बेबीज का हॉस्पिटल है, जिन्हें दुनिया में आए दिन भी नहीं हुए। बू शहर हॉस्पिटल, और बड़े भी लोग मरीज होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ये जहां का आप वीडियो देख रहे हो, ये न्यू बॉर्न सेक्शन है, जहां चंद घंटों और कुछ दिन के बच्चे रखे। किसको आप टारगेट कर रहे हो? ये एक गुनाह हम दर्ज कर रहे हैं। हमें नहीं पता, तब कैमरा नहीं थे, इंटरनेट इतना आसान नहीं था, मल्टीमीडिया फोन नहीं थे। हमें नहीं पता है कि इराक और अफगानिस्तान में क्या जुल्म किया गया है, क्या कत्ल गारत किया गया है। लेकिन हम गजा से लेकर ईरान तक सब नोट कर रहे हैं। आपका एक कोई मार दिया जाए, आप कहते हैं अरे 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 जेनोसाइड हो गया। और यहां 160 बच्चियां स्कूल की, और ये बच्चों का अस्पताल, और क्या क्या करना है। किस तरीके से ईरानियों को आजादी दिलानी है। ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने आज इराक के उन इलाकों में हमले किए हैं जहां कुर्द रहते हैं, क्योंकि ईरान को डर यह है कि अगर कोई
इंटरनल अनरेस्ट जैसा मामला बनता है तो ये लोग आकर ईरान में हमले कर सकते हैं। लिहाजा ईरान ने इनकी ही सरहद में घुसकर इन लोगों को जो है इन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। सर बस आखिर में इतना कहता हूँ, उमर शंकर सिंह एनडीटीवी के एक पत्रकार है, मैं फिर कह रहा हूँ हवाएं थोड़ी पलट रही हैं। ओमा ने भी उसको पकड़ा है। इसमें मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जेडी वांस बोल रहा है फॉक्स न्यूज़ पर। ओमा लिखते हैं सुबह 11:30 बजे कि अमेरिका से आने वाले बयानों के टोन में अंतर है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के इस बयान को सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को बिना किसी साफ मकसद के सालों तक चलने वाली लड़ाई में नहीं डालेंगे। ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रटा रटा यदि इस ऑपरेशन का मकसद है और प्रेसिडेंट ट्रंप इसे पूरा करवाए, यही इस ऑपरेशन का मकसद। लेकिन क्या लाइन है मेन, प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को बिना किसी साफ मकसद के सालों तक चलने वाली लड़ाई में नहीं डालेंगे। यस, उन्हें याद आ गया अफगानिस्तान और इराक, लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया कि ईरान क्या है यार। हर तरफ पूरे आप गल्फ में देख लीजिए क्या हाल करके रखा है ईरान ने। ये लंबी जंग नहीं लड़ेंगे, कह रहे हैं हम सालों तक चलने वाली लड़ाई में बिना मकसद नहीं कूदेंगे, नहीं कूद पाएंगे आप। मैं कह रहा हूं सर, मैंने भी ईरान को जो 4 दिन में देख लिया, अब पता चला कि आप सुपर पावर नहीं है, आपको भी हिलाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।